तो हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक कालीन चित्रकला भाग 1 में, जिसमें हम मौर्य काल और गुप्त काल की कलाओं से संबंधित हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इस पर हम बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? तो राइट आंसर इसमें लोमश ऋषि की गुफाएं। लोमश ऋषि की गुफाएं बिहार में स्थित हैं। बिहार में बराबर की पहाड़ी गुफाएं पड़ती हैं। बराबर की पहाड़ी गुफाएं पड़ती हैं, ये बिहार में स्थित हैं। ये गुफाएं मौर्यकालीन हैं। इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक द्वारा इनका निर्माण हुआ था। बराबर की पहाड़ी गुफाओं को प्रवरगिरी प्रवरगिरी अथवा गोरखगिरी के नाम से भी जाना जाता है। गोरखगिरी। मौर्य काल में इन्हीं को खलतिक पर्वत भी कहा गया है। मौर्य काल में इन्हीं गुफाओं को खलतिक पर्वत के नाम से भी इनको जाना गया है। बराबर की पहाड़ी गुफाओं में कुल 4 गुफाएं पड़ती हैं। कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, तीसरी गुफा है हमारी सुदामा, और चौथी गुफा पड़ती है लोमश ऋषि की गुफा, जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार अलंकरण सर्वश्रेष्ठ मिला है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, कार्ले गुफाओं के बारे में हम जान लेते हैं। कार्ले में कुल 4 गुफाएं हैं यहाँ पर, जिसमें से एक गुफा चैत्य है और 3 गुफाएं जो हैं वो विहार गुफाएं हैं। विहार गुफाएं आप सभी जानते हैं, ये हॉलनुमा होती थी, और चैत्य गुफाएं वे होती थी जिसमें एक स्तूप बना होता था और ये पूजा उपासना के काम में आती थी। विहार गुफा हॉलनुमा होती थी, इसमें बौद्ध भिक्षु इसमें निवास करते थे। ये इनकी लोकेशन है महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में ये गुफाएं स्थित हैं। चट्टानों को काटकर ये गुफाएं बनवाई गई हैं। चट्टानों को काटकर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित कराई गई हैं। एक और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, भाजा गुफाओं के विषय में हम जान लेते हैं। भाजा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये भी पुणे जिले में स्थित हैं। इसमें लगभग 22 गुफाएं कुल हैं और ये इनका टाइमिंग लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका टाइमिंग माना जाता है। ये भी चट्टानों को काटकर निर्मित कराई गई थी गुफाएं, महत्वपूर्ण है। भीमबेटका ऑप्शन में दिया हुआ है। भीमबेटका की स्थिति जो है वो जिला रायसेन पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रोफेसर वीएस वाडकर ने 1958 में के करीब जो है इन गुफाओं की खोज की थी। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वीएस वाडकर। ठीक है, भीमबेटका गुफाओं से जो है शिकार के चित्र अधिकाधिक प्राप्त होते हैं। ये गुफाएं जो है ये मध्य पाषाणकालीन गुफाएं मानी जाती हैं। मध्य पाषाणकालीन गुफाएं मानी जाती हैं। ये सर्वाधिक प्राचीन गुफाएं हैं। सर्वाधिक प्राचीन चित्र इन्हीं गुफाओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रम अनुपात चुनिए। तो राइट आंसर है यहाँ पर मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। ये राइट आंसर है यहाँ पर। मौर्य काल का जो टाइमिंग रहता है लगभग 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक बीसी तक इसका टाइमिंग रहता है। शुंग का लगभग टाइमिंग जो रहता है 184 बीसी से लेकर 80 बीसी तक लगभग इसका टाइमिंग पीरियड रहता है। कुषाण शासकों का जो टाइम पीरियड रहता है कुषाण काल का, वो लगभग 78 एडी से 78 एडी से लगभग प्रथम शती ईस्वी तक का माना जाता है। प्रथम शती ईस्वी तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। गुप्त का जो माना जाता है लगभग 319 ईस्वी से एडी से लेकर जो है वो छठी शती ईस्वी तक माना जाता है। छठी शती ईस्वी या एडी तक इसका टाइमिंग माना जाता है। मौर्य काल के बारे में आप सभी जानते हैं। इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और जो शुंग काल के थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कुषाण काल के संस्थापक थे कुजल
कड फिशेस, और जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो थे श्री गुप्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रश्न, निम्न में कौन बौद्ध कला का केंद्र था? तो बौद्ध कला का केंद्र इसमें राइट आंसर है गांधार जो था वो बौद्ध कला का केंद्र था। गांधार शैली के अंतर्गत बौद्ध कला जो है पनपी है, पल्लवित हुई है, और कुषाण का शासकों के टाइम पीरियड में ज़्यादा इसका विकास हुआ है, वो भी कनिष्क के टाइम पीरियड में। शक संवत की शुरुआत जो हुई थी वो कनिष्क के ही टाइम पीरियड में शुरुआत हुई थी, 78 ईस्वी के टाइम पीरियड में शक संवत की शुरुआत हुई थी। तो गांधार कला जो रहा है वो बौद्ध कला का केंद्र प्रमुख रूप से रहा है। क्वेश्चन है, गंगा के किनारे मौर्य काल में निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित मिला है? तो राइट आंसर इसमें है पाटलिपुत्र, ये बिहार में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो की थी गंगा के किनारे मौर्य काल में जो बनवाया था विशाल लकड़ी का किला, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक जो है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका जो इसकी पुस्तक है, इसमें इसने जो है इस किले का जिक्र किया है, उसके बारे में विस्तृत विवरण दिया है, और इसने गंगा और सोन नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित दिखाया है। गंगा और सोन नदियों के संगम के किनारे स्थित इसमें इसका वर्णन इसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है यहाँ पर उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन जो था वो वत्स वंश से संबंधित था और मौर्य वंश का प्रथम शासक था। मौर्य वंश का प्रथम शासक था, पहले शासक थे ये सबसे पहले। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य भी दिया हुआ है, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। 323 ईसा पूर्व में मौर्य काल की नींव रखी गई, लगभग 184 ईसा पूर्व तक इसकी टाइमिंग रही है। और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य कौटिल्य थे, चाणक्य कौटिल्य। इसके अलावा इसमें अशोक ऑप्शन में दे रखा है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, मौर्य काल से संबंधित थे। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने 261 ईसा पूर्व 261 बीसी के बाद जो है, जब इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था तो इन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। शेरशाह सूरी के बारे में भी समझ लेते हैं। शेरशाह सूरी जो है ये सूर वंश से संबंधित था, और इसने जो है जीटी रोड और इसने सिक्के का प्रचलन शुरू किया था। सिक्के का प्रचलन इसने शुरू किया था, और सराय बनाने की व्यवस्था भी शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें से पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ के समय प्रभु श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा का इन्होंने निर्माण करवाया था। मय नामक शिल्पी ने, मय जो शिल्पी था इसने जो है सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से संबंधित है? तो राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र जो लिया गया है वो सारनाथ अशोक स्तंभ से संबंधित माना जाता है, जिसमें 3 रंगों का जिक्र किया गया है। भरहूत स्तूप आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, सतना जिला पड़ता है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है ये, और 9.7 मीटर लगभग इसकी जो है हाइट मानी जाती है। मयूर की आकृति लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर जो है वो बनी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बराबर पहाड़ी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बराबर की पहाड़ी गुफाएं जो हैं वो बिहार में स्थित हैं, और इसमें कुल मिला के 4 गुफाएं हैं। हमने अभी आपको बताया था मौर्य काल से संबंधित हैं। अशोक ने
इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसमें कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा और लोमश ऋषि की गुफा है, जिसमें से लोमश ऋषि की गुफा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इनको प्रवरगिरी या गोरखगिरी के नाम से भी इनको जाना जाता था। प्रवरगिरी या गोरखगिरी के नाम से इनको जाना जाता था, जबकि मौर्य काल में इनको खलतिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। खलतिक पर्वत के नाम से इनको बराबर की गुफाओं को जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रश्न, बराबर की पहाड़ी गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पे मौर्य काल से संबंधित है। अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें जो है भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। सबसे पहला है मत्स्य अवतार, फिर कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, इसके बाद है राम, इसके बाद बलराम, बुद्ध, महात्मा बुद्ध और कल्कि। इन 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है, भगवान के विष्णु के 10 अवतारों का। नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा कैसी है? तो ये राइट आंसर है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में है। सुल्तानगंज से जो प्राप्त हुई है अभय मुद्रा में। बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में वर्तमान में सुरक्षित है। ये गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड वर्तमान में सुरक्षित है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा से भी प्राप्त हुई है, एक सारनाथ संग्रहालय में वर्तमान में सुरक्षित है। सारनाथ संग्रहालय से भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है, सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है, जो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है कि सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस मुद्रा में दिखाई गई है? तो राइट आंसर इसमें धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाई गई है। नेक्स्ट है, किस काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर है गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। यह मंदिर जो है 11वीं शती ईस्वी में इसे बनवाया गया था। 11वीं शती ईस्वी में इसे बनवाया था। कलिंग शैली में निर्मित है ये मंदिर। कलिंग शैली में निर्मित है और सोमवंशी शासकों ने इसे बनवाया था। सोमवंशी शासकों द्वारा इसे निर्मित कराया गया था। मंदिरों का नगर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा को क्या कहा जाता है? मंदिरों का नगर कहा जाता है, मंदिरों का नगर के नाम से प्रचलित है। भगवान हरिहर यानी कि शिव और विष्णु को समर्पित है ये मंदिर पूरी तरीके से। जिला खोर्धा पड़ता है उड़ीसा में, जिला खोर्धा वहाँ पर ये स्थित है, जिला खोर्धा। कलिंग शैली में निर्मित है, बहुत ही भव्य मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्राचीन काल में राष्ट्रकूट कालीन एलोरा गुफाएं किस नाम से संबोधित की जाती थीं? तो उक्त सभी नाम से संबोधित की जाती थीं। एलोरा गुफाओं को एलापुर, अंचल, बेरुल, इन सभी नामों से संबोधित किया गया है। एलोरा जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। लगभग इसमें 34 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 13 से 29 तक गुफाएं जो हैं वो ब्राह्मण या हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 तक जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन चामरधाड़ी अच्छी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये चामरधाड़ी अच्छी पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, जिस पर जो है मौर्यकालीन चमकदार
पालिश का भी प्रयोग किया गया है। इसमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं जो कि पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एलोरा की किस नंबर की गुफा को कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, गुफा संख्या 16 को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के टाइम पीरियड में जो है ये कृष्ण प्रथम हुए, इन्होंने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। एडिप्शियल शैली में बनी हुई हैं। एडिप्शियल स्टाइल में एकाश्मक शैली में बनी हुई हैं, यानी कि एक ही पत्थर को काटकर जो है इन गुफाओं का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा संख्या 16 को एलोरा की जान कहा जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित है ये गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट है परखम यक्ष नामक मूर्तिशिल्प किस काल से संबंधित है। तो परखम यक्ष नामक मूर्तिशिल्प जो है ये मौर्यकालीन माना जाता है। राइट आंसर है परखम यक्ष नामक मूर्तिशिल्प किस काल से संबंधित है, तो मौर्यकालीन है। और वर्तमान में ये मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। मथुरा संग्रहालय, परखम यक्ष की प्रतिमा। नेक्स्ट है परखम यक्ष नामक मूर्तिशिल्प वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। तो वर्तमान में मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट, संसार की सबसे प्राचीन लिपि किसे माना जाता है। तो देखिए, संसार की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। और मौर्य काल में जो स्तंभ हुए इन पर ब्राह्मी लिपि का उल्लेख बखूबी मिलता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय 1837 में जेम्स प्रिसेप को जाता है। जेम्स प्रिसेप, इन्होंने 1837 में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। इसे संसार की सबसे प्राचीन लिपि के बारे की संज्ञा दी गई है। चित्रात्मक लिपि का संबंध सिंधु सभ्यता से रहा है। पिक्टोग्राफी सिंधु सभ्यता से रहा है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट है भारत भवन कहाँ पर स्थित है। तो भारत भवन जो है भोपाल में स्थित है। भारत भवन भोपाल की स्थापना 13 फरवरी 1982 की हुई थी। 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके वास्तुकार जो माने जाते हैं वो चार्ल्स कोरिया माने जाते हैं। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। ठीक, इसके जो ट्रस्टी थे वो अशोक वाजपेयी थे। अशोक वाजपेयी, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसमें जो है इसके कई पार्ट भी हैं। इसमें जैसे रूपांकर कला भवन है, जिसके प्रथम निदेशक जो हुए हैं वो जगदीश स्वामीनाथन हुए हैं। स्वामीनाथन। रूपांकर कला संग्रहालय है। बहुरूप रंगमंच है, इसमें थिएटर है। बहुरूप रंगमंच है इसमें बहुरूप। और इसके अलावा वागर्थ जो कि साहित्य लिटरेचर से रिलेटेड था। और इसमें चौराहा है, जो कि इंटरेक्टिव स्पेस के लिए जाना जाता है। और चित्रशाला एवं कार्यशालाएं, वर्कशॉप भी है। इसके अलावा अनहद जो कि संगीत से संबंधित था, संगीत। तो इतने पार्ट हैं इसके। और जो है जनजातीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, भारत भोपाल में स्थित है। इसके पहले निदेशक हमने बताया रूपांकर कला संग्रहालय के जगदीश स्वामीनाथन थे। चार्ल्स कोरिया ने इसका डिज़ाइन किया था, ये वास्तुकार थे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 13 फरवरी 1982 को इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सांची स्तूप का आकार कैसा है। तो सांची स्तूप का आकार अर्धवृत्ताकार है। सांची स्तूप वर्तमान में कहाँ स्थित है। सांची स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। जिला रायसेन पड़ता है। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य काल के टाइम पीरियड में करवाया गया। सबसे पहले सांची स्तूप की जो खोज है जनरल टेलर ने इसकी खोज सबसे पहले की थी सांची स्तूप की। सांची स्तूप काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और चूंकि इसका व्यास जो है लगभग वो 120 फीट के आसपास इसका व्यास माना जाता है सांची स्तूप का। अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, जनरल टेलर ने इसकी खोज कराई थी। चुनार सैंडस्टोन ईंटों से निर्मित है, ये ईंटों से निर्मित है। चुनार सैंडस्टोन से
सैंडस्टोन से इसमें निर्मित है। बौद्ध धर्म से संबंधित कला के नमूने यहाँ पर प्राप्त होते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यूनेस्को ने सांची स्तूप को 1989 में, सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को ने इसे लिस्टेड कर लिया था। और यहाँ पर साल भंजिका यच्छी प्राप्त हुई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। साल भंजिका यच्छी, साल भंजिका यच्छी यहाँ से प्राप्त हुई है। जिला रायसेन पड़ता है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से सांची स्तूप जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व के करीब जो है, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के करीब जो है इसका टाइमिंग माना जाता है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो 1989 में इसे यूनेस्को में लिस्टेड कर लिया गया था। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था। मौर्य काल से संबंधित है। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास इसका टाइमिंग माना जाता है, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। शिमुक जो है ये सातवाहन वंश से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये शुंग वंश से संबंधित माने जाते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक को माना जाता है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भरहूत स्तूप के साक्ष्य वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में वर्तमान में इसके साक्ष्य सुरक्षित हैं। भरहूत स्तूप जो है ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिला सतना पड़ता है। ये भी ईंटों से निर्मित था। प्रमुख रूप से शुंग काल में जो है इसका जीर्णोद्धार हुआ, शुंग काल में निर्मित हुआ है। भरहूत स्तूप के साक्ष्य वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। अगर देखा जाए भरहूत स्तूप वर्तमान में इसकी ये सुरक्षित अवस्था में अब नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। मौर्य काल में भी इसका निर्माण हुआ है। तोरण द्वार प्रमुख रूप से, जीर्णोद्धार जो है वो शुंग काल में प्रमुख रूप से हुए हैं। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज 1873-74 के आसपास की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज 1873, 1873 या 74 के आसपास इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इनको कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता था। कृष्णगिरी, कन्हेरी की गुफाओं को क्यों कहा जाता था? ये काले पत्थर का पर्वत, इसको संज्ञा दी गई है, काले पत्थर का पर्वत, काले पत्थर का पर्वत। ये काले बेसाल्ट पत्थर की खुदाई यानी कि कटाई करके जो है कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण किया गया है। कुल यहाँ पर लगभग 111 के करीब यहाँ पर गुफाएं प्राप्त होती हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी, पहाड़ काट कर। और ये बौद्ध धर्म की जो है ये हीनयान और महायान दोनों शाखाओं से संबंधित यहाँ पर जो है उदाहरण मिलते हैं कन्हेरी की गुफाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कन्हेरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित, हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से। नेक्स्ट है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो कि गुप्तकालीन है, जहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित ब्राह्मण धर्म से संबंधित नमूने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर है गुप्त काल में उदयगिरी गुफाओं का निर्माण हुआ था। गुप्त काल के संस्थापक थे श्रीगुप्त और मौर्य काल के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और कुषाण काल के संस्थापक थे कुजल कडफिसेस और सातवाहन के थे सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहाँ हैं? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि अगर उदयगिरी गुफाओं के बारे में केवल प्रश्न किया जाएगा, तो ये गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित हैं,
ठीक है। लेकिन अगर उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के बारे में प्रश्न किया जाएगा तो ये गुफाएं जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित हैं, और ये गुफाएं जो हैं स्पेशली जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से। ये शुंग शासक शुंग काल में निर्मित हुई थी, और वो ये उदयगिरी की गुफाएं जो थी ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी, ब्राह्मण या हिंदू धर्म से संबंधित थी, और ये गुप्त काल में निर्मित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये शुंग काल में खारवेल ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप आपका जो है ये जिला रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। सतना में आपका भरहूत स्तूप पड़ेगा, भरहूत स्तूप, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सतना स्तूप, सतना में आपका भरहूत स्तूप पड़ेगा, ईंटों से निर्मित था, जिसके साक्ष्य जो है वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। भारतीय कला का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? तो भारतीय कला का जो स्वर्णयुग है वो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, भीतरगांव कानपुर का मंदिर किस काल में निर्मित हुआ था? तो राइट आंसर है गुप्त काल में निर्मित हुआ था। ये ईंटों से निर्मित सबसे पहला मंदिर माना जाता है गुप्तकालीन। ईंटों से निर्मित ये जो है ईंटों से निर्मित प्रथम मंदिर ये माना जाता है जो कि गुप्तकालीन है, और जो है ये लगभग इसका निर्माण 6ठी शताब्दी ईस्वी में किया गया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कानपुर उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें कनिंघम ने सर्वप्रथम जो है इसके बारे में विस्तृत विवरण दिया। तो कनिंघम महोदय ने जो है, कनिंघम के अनुसार जो है इस मंदिर के पीछे एक वराह की प्रतिमा थी, जिससे इन्होंने ये बताया है कि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। जबकि इसके अंदर जो है जो वर्गाकार गर्भगृह बना हुआ है, और या कि मंदिर के जो अंदर की जो स्थिति है उसमें अन्य देवी देवताओं के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो कनिंघम महोदय के अनुसार ये मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। ये ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो कालिदास माने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। चित्तलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो राजा नगरजीत या भयजीत जो है चित्तलक्षण ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं। राजा नगरजीत या भयजीत ने एक चित्र की रचना की थी, जिसमें से जो है भगवान ब्रह्मा जो है वो प्रकट हुए थे, और जो उसमें इन्होंने राजा नगरजीत ने एक बालक का चित्र बनाया था उस पेंटिंग में, उसको जो है ब्रह्मा जी ने जो है जीवित कर दिया था। तो तभी से ब्रह्मा जी को जो है प्रथम चित्रकार की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहला चित्रकार भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे सामने, पल्लव वंश के शासकों ने रथ मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे? तो राइट आंसर है महाबलीपुरम में इन्होंने बनवाए थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पड़ता है ये, और ये पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नरसिंह वर्मन प्रथम की इन्होंने जो है निर्माण करवाया था। द्रविड़ शैली में ये मंदिर इन्होंने निर्मित कराए थे, जो कि स्पेशली अगर देखा जाए तो मोनोलिथिक स्टाइल में बने हुए हैं, यानी कि एक चट्टान को काट कर इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया है, वो भी ग्रेनाइट चट्टानों को इन्होंने कटवाकर 7वीं शती ईस्वी के आसपास इसका निर्माण इन्होंने करवाया था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसको यूनेस्को की सूची में इसको 1984 में इसको शामिल कर लिया गया था। और यहाँ पर सबसे ऊंचा जो मंदिर माना जाता है, लगभग 7 रथ मंदिर इसमें माने गए हैं। सबसे ऊंचा रथ मंदिर जो माना जाता है 7 रथ मंदिर है लगभग, और सबसे ऊंचा जो है
वो धर्मराज मंदिर माना जाता है, धर्मराज रथ मंदिर माना जाता है धर्मराज का। और सबसे जो छोटा मंदिर माना जाता है वो माना जाता है रथ मंदिर द्रौपदी, द्रौपदी रथ मंदिर जो है सबसे छोटा माना जाता है। ग्रेनाइट चट्टानों को कटवाकर इसका निर्माण कराया गया था मोनोलिथिक जो है शैली में। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है हमारे सामने प्रश्न कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। वेद जो है टोटल 4 हुए। वेदों के रचयिता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं, वेद व्यास। ठीक। नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान, हीनयान बौद्ध धर्म की हीनयान महायान दोनों संप्रदायों की शिक्षा दी जाती थी। और ये आवासीय विश्वविद्यालय था। उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था ये, जो कि 1193 ईस्वी में, 1193 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी के द्वारा इसमें आग लगा दी गई, इसको नष्ट कर दिया गया। कई महीनों तक ये जलता रहा था। और इसका जो है जिक्र जो है वो चीनी यात्री, नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र जो है वो चीनी यात्री हुएनशोंग ने अपनी पुस्तक सी यू की में इसका जिक्र इन्होंने किया है। और ये बताया है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और उनके बारे में पढ़ाया जाता था, शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इसका नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाने का जो है श्रेय गुप्त शासक हुए कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम का उपनाम श्री शाकादित्य भी था, श्री शाकादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहकर संबोधित किया गया। तो राइट आंसर है योगी कहकर इसको संबोधित किया गया। इसमें कई कालखंड ऐसे हैं जिसमें मूर्ति कला की, अग्नि पुराण में मूर्ति कला का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और इन्होंने श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी नेपाल जो है इनका जन्म स्थान था, जन्म स्थान गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो राइट आंसर है ऋषभदेव, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। ठीक है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। इनका जो सिंह द्वारा इनको दर्शाया गया है। ऋषभदेव या आदिनाथ को सांड द्वारा दर्शाया गया है। और पार्श्वनाथ 22वें तीर्थंकर हुए और इनको जो है ये इनको सर्प द्वारा दर्शाया गया है, इनका प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो राइट आंसर है 24, कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म के अंतर्गत हुए हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की किस शाखा का जन्म चौथी बौद्ध संगति से हुआ था। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जन्म जो है चौथी बौद्ध संगति से हुआ था, क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। महायान और हीनयान दो संप्रदायों में, महायान और हीनयान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म जो है वो चौथी बौद्ध संगति से बट गया था। पहली बौद्ध संगति अगर इसकी देखी जाए, प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी इसकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 में। और दूसरी जो हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो लगभग 250 ईसा पूर्व के 250 BC के आसपास हुई थी। और जो चौथी या अंतिम जो बौद्ध संगति हुई थी वो लगभग 72
AD के आसपास, यानी कि प्रथम सती ईसवी के आसपास हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगीर बिहार में हुई थी, राजगीर बिहार में हुई थी। दूसरी वैशाली बिहार में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र ये भी बिहार में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति जो है हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पहली बौद्ध संगति किसके टाइम पीरियड में हुई थी? वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। अजातशत्रु, अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था, हर्यक वंश के टाइम पीरियड में, ठीक है। और जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था, कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था, इसके समय में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी, ये मौर्य काल से संबंधित थी, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय से हुई थी, कनिष्क ये कुषाण काल से संबंधित था। अच्छा, पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्षता किसने की थी? शाबाकामी ने की थी, शाबाकामी। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलपुत्र तिष्य थे, तिष्य, मोगलपुत्र तिष्य, जो कि अशोक के समय में हुई थी, मौर्य वंश के टाइम पीरियड में। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो वशुमित्र या अश्वघोष के समय में अध्यक्षता इन्होंने की थी। वशुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति से ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान के जो लोग थे, महायान संप्रदाय के, उनका मानना ये था कि गौतम बुद्ध महज एक मानव हैं और कुछ नहीं, इनको हम मानव रूप में ही इनका सम्मान करेंगे, पूजेंगे। और हीनयान संप्रदाय के लोग जो है उनके प्रतीक चिन्हों को, उनको ईश्वर का प्रतीक हीनयान संप्रदाय के लोग मानते थे। तो यही कारण था कि चौथी बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी, जिसका जो है वशुमित्र या अश्वघोष इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, यहीं से चौथी बौद्ध संगति दो संप्रदायों में बट गई थी। गांधार कला किसके समय में पनपी और पल्लवित हुई थी? तो गांधार कला कनिष्क के समय में ज़्यादा जो है पनपी और पल्लवित हुई थी। गांधार शैली के अंतर्गत जो है वो काले स्लेटी पत्थर का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इससे निर्मित कई मूर्तियाँ जो है प्राप्त होती हैं, कई शिल्प प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गांधार कला के शिल्पों में किस रंग के पत्थर का, काला स्लेटी पत्थर का प्रयोग प्रमुख रूप से इसमें किया गया है? राजा कनिष्क का संबंध किस काल से रहा है? तो राजा कनिष्क का संबंध कुषाण काल से रहा है, ठीक है। कुषाण काल के संस्थापक कुजल कटफिशस हुए और शुंग काल के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए और मौर्य काल के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हुए और गुप्त काल के संस्थापक जो है वो श्री गुप्त हुए। तो ये थे हमारे मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित कुल 50 प्रश्न, जिसमें काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं। आई होप आप सभी को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और सभी को मुझे लगता है समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट कंटेंट में जल्द ही मिलेंगे, नेक्स्ट सीरीज के साथ, ठीक है। आप सभी कंटिन्यू बने रहिए, वॉच करते रहिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।